देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो लास्ट दिन हम लोगों ने स्टॉक लेवल सीखा था, उसमें मैंने एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप हो गया होगा ना, तो कुछ मुश्किल है नहीं। चलेगा, फटाफट डेटा मुझे बताते जाओ, हम एक बार बता देते हैं, अगर किसी का नहीं हुआ है तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर देखो 6th नंबर में हमें फाइंड आउट करने बोला था रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था? मैक्स यूटी है ना, मैक्स, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इनटू। तो चलो एक बार फटाफट कर लेते हैं शॉर्टकट में। सबसे पहले निकालेंगे आरओएल। आरओएल का शॉर्टकट होता है मैक्स यू टी, ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अभी हम उतना नहीं लिख रहे, तुम लोग जब लिखोगे एग्जाम में पूरा लिख लेना, अभी जस्ट हम करवा देते हैं। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम हुआ है जो भी हो, तो उसका जो है हो जाएगा रिकवर। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम कितना बोला है, 2000 यूनिट्स पर डे, पर डे। और मैम मैक्सिमम स्क्रीन शेयर लीड। है क्या? स्क्रीन शेयर? हाँ स्क्रीन तो शेयर है। नहीं दिख रहा है तुम्हें? रुको एक बार नहीं मैम, हम एक रीशेयर। बार लीव करके ज्वाइन कर। अच्छा ठीक है। देखो अब दिख रहा है। हाँ मैम। अच्छा अब देखो मैक्सिमम लीड टाइम कहाँ पर है, लीड टाइम का डिटेल्स, एवरेज मैक्सिमम ये रहा, कितना हो जाएगा 15 डेज, ठीक है, इंटू 15 डेज। अब मल्टीप्लाई करने से पता चल जाएगा रीऑर्डर लेवल कितना होगा। तो 15 इंटू 2 30,000 यूनिट्स, ये लेकिन लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखना जब है हमें तो पूरा यूनिट लिखना जरूरी है, 30,000 यूनिट, नहीं तो यूनिट नहीं लिखने से फिर उसका मतलब अलग हो जाता है। फिर है मैक्सिमम लेवल, ठीक है, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ठीक है। मैक्सिमम लेवल में फॉर्मूला क्या है, देखो आरओएल पे हमें किसी एक ऑर्डर, किसी एक लेवल पे ऑर्डर करना पड़ता है, तभी जाके वो ऑर्डर आता है तो हमारा मैक्सिमम लेवल जनरेट होता है, तो उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। जितने क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आरओक्यू या फिर ईओक्यू, जो भी बोल ले। लेकिन इस बीच में हमारा कंजम्पशन तो बंद नहीं होता है, होते जाता है, तो ये टोटल से वो माइनस हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन यूटी। हाँ मिनिमम जो यूसेज होगा वो तो हमारा होगा ही, वो तो बंद नहीं होगा। आरओएल है 30,000 यूनिट, अभी अभी फाइंड आउट किया है। आरओक्यू जो है क्वेश्चन में शायद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आरओक्यू कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। आरओक्यू ईओक्यू एक ही बात है। ईओक्यू का फॉर्मूला था 2 ACOC डिवाइडेड बाई सीसी पीयू पीए, ठीक है। तो 2 एनुअल कंजम्पशन, देखते क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन ये रहा शायद, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो 5 लाख इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज, ये है परचेज ऑर्डर, हाँ, तो ये हो जाएगा 4,000, ठीक है। 4,000 हो गया हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट, तो हमें तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए, यानी एनुअल वाला, तो डायरेक्टली यही वाला लिख देंगे ₹10। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 50,000, 20,000, 20,000 माइनस मीन यूटी, ठीक है। तो मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम, तो मिनिमम लीड टाइम 5 है और मिनिमम यूसेज है हम लोग का, एवरेज दिया हुआ है, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एवरेज यूसेज हमें दिया हुआ है। एवरेज यूसेज का मतलब क्या हो जाएगा, मैक्स प्लस मीन बाई 2, ठीक है। अच्छा एवरेज यूसेज हम लोग को 1500 पर डे दिया हुआ है। अच्छा मैक्सिमम यूसेज 2000, मिनिमम हमें फाइंड आउट करना है, तो मीन लिख के रख देंगे, यहाँ पर 2 हो गया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1500 इंटू 2, तो ये हो गया 3000, 2000 प्लस मीन, तो मीन मिनिमम यूसेज इक्वल टू हो जाएगा ये 30,000 माइनस 2,000, 3,000, ओ अच्छा हाँ 1500, मैं एक्स्ट्रा जीरो लिखती, 3,000 माइनस 2,000 कितना हो जाएगा, 1,000, ठीक है। 1,000 हो गया, तो इसका मतलब ये 1,000 हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। मिनिमम यूसेज और मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम है हम लोग का, ये देखो मिनिमम लीड टाइम है
5 डेज, ठीक है 5 डेज। तो ये हो जाएगा 30 + 20 50 और माइनस हो गया 5000, तो ये हो जाएगा 45,000 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया हम लोग का मैक्सिमम लेवल। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट। और क्या बोला था, मिनिमम और डेंजर लेवल, ठीक है। तो मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल, तो मिनिमम लेवल कैसे निकालते हैं, माइनस एन यूटी, नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल लीड टाइम। आरओएल आया था 30,000। अच्छा, नॉर्मल नहीं रहेगा तो एवरेज लेना पड़ता है। यहाँ पर एवरेज डेज तो दिख रहा है 10 और एवरेज यूसेज भी हमें पता है 1500, तो 1500 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 15,000। 30 माइनस 15, तो ये बचा 15,000, ठीक है। मिनिमम लेवल निकल गया, मिनिमम स्टॉक लेवल। और लास्ट में है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल, तो डेंजर लेवल कैसे आएगा, इमरजेंसी पीरियड हमें लेना है, ठीक है। और इसको क्या लिखते हैं, नॉर्मल यूटी, ठीक है। तो नॉर्मल के जगह एवरेज लेंगे, तो एवरेज ये है, ये वाला हो जाएगा 1500। और यहाँ पर जो लीड टाइम है वो इमरजेंसी वाला होगा, तो इमरजेंसी अगर दिया हुआ है तो लेंगे, नहीं तो हाँ दिया हुआ है तो 4 ले लेंगे, तो 4 इंटू 1500 मतलब 6000। नहीं दिया होगा तो एवरेज, एवरेज लेना पड़ेगा। नहीं, नहीं दिया होगा तो एक सेकंड, हाँ एवरेज तो लेना, मिनिमम वाला, हाँ जो सबसे कम टाइम में, क्योंकि डेंजर लेवल निकाल रहे हैं ना। अगर नहीं दिया हुआ होगा तो कम से कम कितने दिन में आके पहुंचेगा। डेंजर लेवल का जो पीरियड होता है वो सबसे कम होता है। देखो यहाँ पर मैक्सिमम 15 दिन लगेगा, मिनिमम 5 दिन लगेगा। लेकिन देखो इमरजेंसी वाला मिनिमम से भी कम होगा। इमरजेंसी में क्या होगा, मिनिमम टाइम से भी कम टाइम में आके पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर देने का मतलब क्या है, कम से कम 5 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में, एवरेज 10 दिन में आ जाएगा। लेकिन अगर इमरजेंसी पीरियड रहेगा तो ये मिनिमम से भी कम होगा। अगर नहीं होगा तो फिर हमें अगर इमरजेंसी में चाहिए तो कितने टाइम में चाहिए, जो सबसे कम में मुझे ला के देगा। इसीलिए मेरा क्या होना चाहिए, मिनिमम वाला, ठीक है। क्योंकि मिनिमम ही मुझे सबसे कम टाइम में पहुंचा देगा। मैक्सिमम भी नहीं चाहिए मुझे, एवरेज भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही मिनिमम से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये देखो लास्ट दिन वाला टॉपिक था, तो ये तो हम लोगों ने किया हुआ ही था। थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद रखना है समझ के, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग नया पॉइंट सीखेंगे, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रीडिंग करो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। अच्छा, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, ठीक है। और यहाँ पर टर्नओवर का मतलब क्या है, मूवमेंट। मतलब स्टॉक के मूवमेंट का मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है, स्टॉक के मूवमेंट का। अब यहाँ पर हमारे पास कितने तरीके का स्टॉक होगा, हमारे पास मेनली दो तरीके का स्टॉक होगा। एक होगा फिनिश्ड गुड्स का, एक होगा फिनिश्ड गुड्स का, और दूसरा होगा रॉ मटेरियल। एक होगा फिनिश गुड्स का और दूसरा होगा रॉ मटेरियल का, ठीक है। तो फिनिश गुड्स का मूवमेंट हमें कैसे फाइंड आउट करना है और रॉ मटेरियल का मूवमेंट हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो फिनिश गुड्स का मूवमेंट कब होगा, बोलो, फिनिश गुड्स मूव कब करेगा, जब वो सेल होगा, तो उसका सेल का मूवमेंट फाइंड आउट करना है। और रॉ मटेरियल का मूवमेंट कब होगा, जब वो फिनिश गुड्स बनेगा, ठीक है, जब वो फिनिश गुड्स बनेगा। मतलब फिनिश्ड गुड्स का सेल होना उसका मूवमेंट बताएगा, कितना सेल हो रहा है, कितना फास्ट मूवमेंट हो रहा है। रॉ मटेरियल का जो है फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होना, ये भी उसका मूवमेंट है। तो हमें बेसिकली ये मूवमेंट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे निकालना है, ईयरली निकालते हैं नॉर्मली हम लोग, तो लिखो इसके बाद नेक्स्ट, इन ए ईयर, इन ए ईयर हाउ मेनी टाइम्स you have converted or consumed
योर रॉ मटेरियल। तो अगर हम लोग रॉ मटेरियल का कन्वर्जन समझना चाहते हैं तो उसमें है कि पूरे एक साल में कितने बार रॉ मटेरियल का हम लोग कंजम्पशन यानी यूज कर रहे हैं या फिर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स के लिए लिखो इन ए ईयर, पूरे एक साल में हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यू आर how many times you are converted your goods to सेल। मतलब हम लोग कितना बार हमारे फिनिश गुड्स को, यहाँ पर गुड्स का मतलब बेसिकली फिनिश गुड्स, क्योंकि फिनिश गुड्स ही बिकता है और कोई गुड्स तो बिकेगा नहीं, जो WIP वगैरह है वो तो नहीं बिकेगा। तो फिनिश गुड्स को कितने बार सेल करेंगे, इसका जो मूवमेंट है ये हम लोग पूरे साल में जब फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग जो है मूवमेंट फिनिश गुड्स का देख रहे हैं, और जब रॉ मटेरियल कितना बार कंज्यूम हो रहा है पूरे साल में वो फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग रॉ मटेरियल का जो है कंजम्पशन देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे मान लो ये हम लोग का एक गोडाउन है। ठीक है, गोडाउन के अंदर ये क्या रखा हुआ है, मान लो यहाँ पर हम लोग का रॉ मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट होगा, फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, अच्छा अब ये कन्वर्जन जो है ये हमारा दो तरीके का हो सकता है, या तो बहुत जल्दी जल्दी कन्वर्जन हो रहा है या तो बहुत स्लोली कन्वर्जन हो रहा है, लो कन्वर्जन हो रहा है। अगर जल्दी जल्दी कन्वर्जन हो रहा है इससे क्या पता चलता है, मार्केट में काफी ज्यादा इसका डिमांड है। ठीक है, तो लिखो मार्केट डिमांड हाई, है ना, मार्केट डिमांड क्या हो जाएगा, हाई। ठीक है, अच्छा मार्केट डिमांड जो है वो हाई है, तो वैसे भी ये बोलो कि ये हाई होना अच्छा है कि लो होना अच्छा है, हाई होना ही अच्छा है। मतलब हमारा प्रोडक्ट का डिमांड होगा तभी ना बिजनेस करके फायदा है, नहीं तो फिर बिजनेस बंद करना पड़ेगा अगर लॉस मेकिंग हो जाएगा। तो अगर लो है तो सेल कम हो रहा है तो फिर प्रॉफिट भी हो सकता है आगे जाके लॉस मेकिंग हो जाए। तो ये हमेशा हाई होना अच्छा है, लो होना कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो चाहे फिनिश गुड्स की तरफ से देखो चाहे रॉ मटेरियल की तरफ से देखो, दोनों ही केस में हाई होना अच्छा है। हाई होने का मतलब फिनिश गुड्स में देखेंगे तो सेल अच्छा हो रहा है, रॉ मटेरियल में देखेंगे तो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन अच्छा रहा है। कंजम्पशन अच्छा कब होगा, जब प्रोडक्शन का डिमांड ज्यादा होगा। प्रोडक्शन का डिमांड तभी ज्यादा होगा अगर मार्केट में उसका डिमांड हाई लेवल पे होगा प्रोडक्ट का। ठीक है, अच्छा अब ये पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, नीचे लिखो मार्केट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोड्यूस प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक of raw material is not necessary or carrying cost will be reduced and controlled. Next point, higher the inventory turnover ratio, higher the inventory turnover ratio, मैंने ITR लिख दिया, higher the inventory turnover ratio, the faster is the movement of inventory or raw material. Good afternoon, Risha. Good afternoon. अच्छा देखो इसमें हम लोगों ने जो लिखा है इसका मतलब हो रहा है कि
प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा रॉ मटेरियल कितना जल्दी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। जो हम बोले हैं वही जस्ट पॉइंट लिखवा दिए ताकि तुम लोग को याद रहे देखने से। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट नेसेसरी। अब देखो, मेरा मटेरियल अगर हमेशा यूज होते जा रहा है तो मेरा स्टॉकिंग तो होगा नहीं, मतलब स्टॉक तो होगा नहीं। ठीक है, स्टॉक में तब रहेगा ना जब मटेरियल यूज नहीं हो रहा है तब पड़ा है। अगर मटेरियल हमेशा यूज होते जा रहा है तो स्टॉक रहने का चांसेस कम है। मटेरियल आएगा, यूज होगा, यूज होते जाएगा। ठीक है, मतलब सर्कुलेट होता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। रुकेगा तभी तो स्टॉक होगा। तो अगर ये होता है तो हमारे लिए दूसरा बेनिफिट भी होता है, कैरिंग कॉस्ट भी हम लोग का क्या हो जाएगा, कम हो जाने का चांसेस होता है। तो अगर हम लोग का रॉ मटेरियल बहुत ही हाई लेवल पे जाके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा रॉ मटेरियल स्टॉक भी नहीं होगा। अगर स्टॉक नहीं होगा तो हमारा कैरिंग कॉस्ट उसमें कम होगा या फिर कंट्रोल में रहेगा। दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब कम होगा कि नहीं होगा वो तो डिपेंड करे कि पहले कितना था अभी कितना हो रहा है उसके ऊपर। कम भी हो सकता है, कंट्रोल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। हायर द आईटीआर मतलब जितना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा द फास्टर इज द मूवमेंट ऑफ द इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल। इसका मतलब हमें यही समझना है कि अगर मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा है तो मेरा स्टॉक का फ्लो फिनिश गुड्स के लिए उतना ही ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब इसका फॉर्मूला लिखो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ब्रैकेट में लिखो रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो ब्रैकेट में रॉ मटेरियल के लिए लिख रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा देखो, क्योंकि रेशियो है तो जैसे x बाई वाई फॉर्म ऐसे फॉर्म में होगा, समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम और नीचे आ जाएगा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि हमें कंजम्पशन से ही तो इस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का पता चलेगा। रॉ मटेरियल के केस में कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है कि कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, और ये क्या निकाल रहे, कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना था। ठीक है, कितना रॉ मटेरियल था और कितना कंज्यूम्ड हो रहा है ये हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ना, अगर इसको हम लोग रेशियो में निकालते हैं, बाई चांस ये रेशियो में निकलेगा, परसेंटेज में नहीं होगा, लेकिन इसका परसेंटेज करने से भी तो पता चलेगा कि मान लो हमारे पास 100 यूनिट मटेरियल है। ठीक है, कंज्यूम्ड हुआ है उससे 80। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे इंटू लगाने से मतलब 80% क्या हुआ है, कंज्यूम्ड हुआ है। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आउट ऑफ 100 कितना कंज्यूम्ड हुआ है, 80। ठीक है, तो वही चीज हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग को रेशियो में निकालना है, इसका परसेंटेज नहीं होता है, ये रेशियो में निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मैन्युफैक्चरर ही खाली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब मैन्युफैक्चरर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का रॉ मटेरियल वाला पोर्शन भी निकालेगा, और जो सेल वाला है मतलब जो फिनिश गुड्स वाला है वो वाला भी निकालेगा। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास रॉ मटेरियल रहेगा, जो ट्रेडर है क्या उसके पास रॉ मटेरियल रहेगा नहीं, वो कौन सा वाला निकालेगा, सिर्फ वही फिनिश गुड्स से सेल वाला निकालेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए निकलेगा, ट्रेडर के लिए नहीं निकलेगा। ठीक है, तो लिखो मैन्युफैक्चरर के लिए ये होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, कोई भी कंजम्पशन हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले लिखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ, अगर हमारे पास देखो कंज्यूम मतलब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास पहले से कोई रॉ मटेरियल है वो यूज करेंगे, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ परचेस किया तो वो भी यूज करेंगे, प्लस परचेस हो जाएगा। अब परचेस करते वक्त कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर होता है, जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो, ठीक है, तो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो परचेस का प्राइस हमारा उस हिसाब से बढ़ेगा, तो मुझे परचेस का प्राइस वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ रिटर्न कर दिया अपने सप्लायर को तो नेट परचेस के लिए वो माइनस करना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना। ठीक है, तो पहले लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये डायरेक्ट एक्सपेंस वो वाला है जो मटेरियल को गोडाउन तक पहुंचाने के लिए होगा, जैसे कि
लोडिंग का चार्जेस, अनलोडिंग, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, इस तरीके का सारा खर्चा, जो खर्चा हमें क्रेडिटर के वहां से या सप्लायर के वहां से हमारे गोडाउन तक लाने का जो भी खर्चा होगा मेटेरियल का, मतलब उसको यूजेबल कंडीशन में तभी ला सकते जब वो हमारे गोडाउन तक आके पहुंचेगा, वो सारा खर्चा हमारा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। तो ये टोटल करने से क्या होता है, ये टोटल करने से होता है कि कितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, रॉ मटेरियल का स्टॉक अवेलेबल है सेल करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कुछ रिटर्न किया है वो भी तो लेस करना पड़ेगा, अगर रिटर्न कर दिया है वो तो फिर अवेलेबल नहीं होगा सेल करने के लिए, तो रिटर्न टू सप्लायर, तो नेट परचेस मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ना, तुम लोग ट्रेडिंग में करते हो ना, यहां से यहां तक अगर देखोगे तो ये क्या निकलेगा, नेट परचेस, ठीक है। नेट परचेस अगर हमारा कुछ रिटर्न हुआ और इसके साथ इसको ऐड करने से ये और ये दोनों मिलके क्या होगा, मेटेरियल अवेलेबल फॉर फॉर यूज या कंजम्पशन, है ना। ये तो हमें कंज्यूम करना है, मेटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, ये हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो क्या पता चलेगा, कितना कंज्यूम हुआ, क्योंकि इतना मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये टोटल ये और ये मिला के, ठीक है, इतना मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन हम जब जाके अपने गोडाउन में चेक कर रहे हैं तो इससे कम पड़ा हुआ है, तो फिर कहाँ गया होगा, यूज कर लिया होगा, तो यहाँ से माइनस क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तब जाके हमें पता चलेगा कि कितना हम लोगों ने कंज्यूम किया है। तो ये इसके बाद लिखना है लेस यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यही वाला चीज अगर तुम लोग देखोगे ना, यही तुम लोग ट्रेडिंग में सेम यही वाला चीज लिखते हो, ये देखो टू ओपनिंग स्टॉक ऐसा लिखते हो, ठीक है। टू परचेज लिखते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड लिखते हो, टू वेजेस लिखते हो, ठीक है। टू फ्रेट लिख सकते हो, ठीक है। और टू यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, फ्रेट इनवर्ड कार्टेज लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है बाई सेल्स और यहाँ पर लिख देते हो बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हो ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन यहाँ तो हम लोग का सेल का कंसेप्ट नहीं आ रहा है, रॉ मटेरियल सेल नहीं कर रहे, इतना था, ठीक है। अब इतना बस बचा हुआ है, तो सेल नहीं आएगा तो जीपी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये बेच थोड़ी ना रहे हैं। तो इतना मेरे पास स्टॉक था, अब इतना बचा हुआ है, तो इन दोनों का गैप क्या हो जाएगा, जितना मैंने यूज कर दिया, ठीक है। तो ये कंजम्पशन हो जाएगा। तो ये हो गया रॉ मटेरियल कंजम्पशन का फॉर्मूला, याद रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखेंगे, ठीक है। लिखो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज निकालना क्यों पड़ा वो भी देखो, एवरेज इसलिए निकालना पड़ा कि पूरे साल में हमारे पास अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल आ सकता है। इवन एक ही दिन में अलग अलग प्राइस का मटेरियल भी आ सकता है या फिर सेम प्राइस का भी आ सकता है। अब सारे मटेरियल का अलग से डेटा को ध्यान में रख के देखना कि ये कितना पड़ा हुआ है, ये कितना पड़ा हुआ है, ये कितना है, वो काफी मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है तब हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं, ठीक है। ताकि एवरेज वैल्यू का मतलब क्या, एक ऐसा वैल्यू जो हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे तुम लोग अपना रिजल्ट का क्या बोलते हो, परसेंटेज बोलते हो, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो, जो भी तुम लोग का सब्जेक्ट, मान लो 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, लॉ है, और दो भी सब्जेक्ट जोड़ लो, ठीक है। फिर ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करते हो, तो ये क्या निकालते हो, एवरेज निकालते हो। तो जो नंबर आता है, क्या इसका मतलब ये है कि हर एक सब्जेक्ट में उतना उतना मिला है, नहीं, लेकिन वो एक नंबर है जो पूरे रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो वैसे ही एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब भी वही हो गया कि मुझे उतना डिटेल्स नहीं दिखाना है, मुझे एक ही डेटा से मेरे पूरे स्टॉक को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मुझे एवरेज निकालना है। पूरा डेटा लिखना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि इतने साल में कितना बार कितना कितना मटेरियल आएगा, कितना प्राइस चेंज होगा, ये काफी मुश्किल है डेटा को एडजस्ट करना, इसीलिए, ठीक है। तो लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे। तो ओपनिंग में कितना था और क्लोजिंग में कितना था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2 करने से एवरेज होगा, क्योंकि 2 डेटा होता है तो एवरेज का रूल्स क्या, अगर ऊपर 3 डेटा होता है तो डिवाइडेड बाय 3, ऊपर 2 होगा तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रॉ मटेरियल का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फिनिश गुड्स। लिखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फिनिश गुड्स, ठीक है। फिनिश गुड्स का तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि
कितना हमारा स्टॉक सेल हो रहा है, ठीक है। तो नीचे क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ पर आया था एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बोलो बोलो क्या आना चाहिए, कंपेयर करके सोच के। हाँ, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखो, एवरेज। क्योंकि मुझे क्या देखना है, मेरे पास गोडाउन में कितना फिनिश गुड्स था, उसमें से कितना मूवमेंट हुआ, तो नीचे मेरा बेस में क्या जाना चाहिए, कितना फिनिश गुड्स था, तो वो कैसे निकालेंगे, अलग अलग तो नहीं निकाल सकते, एवरेज करके निकालते, मतलब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेकिन हमें एवरेज निकालना है, इसीलिए नाम है एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। इसमें से कितना मेरा बिक गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो बिक जाता है उसको नॉर्मली तो हम लोग सेल बोलते हैं, लेकिन ऊपर हम लोग सेल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग किस चीज का टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक। तो स्टॉक में क्या प्रॉफिट इंक्लूड होता है, कभी भी नहीं। प्रॉफिट होगा तभी ना वो सेल होगा। नाम जरूर ये है, कंसेप्ट जरूर ये है कि कितना सारा यूनिट सेल हुआ, लेकिन सेल में हम लोग प्रॉफिट एडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेशियो का नाम है इन्वेंट्री, तो मुझे स्टॉक ही लेना पड़ेगा। तो बोलो सेल के जगह मुझे क्या लेना चाहिए, हाँ, सेल से प्रॉफिट हटा दोगे तो वो स्टॉक मिल जाएगा जो बिका है, यानी सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर कभी भी सेल नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इन्वेंट्री का टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं, सेल का टर्नओवर रेशियो, जब सेल टर्नओवर रेशियो निकाला जाता है तब वैसा होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर हाँ, कंसेप्ट जरूर फिनिश गुड्स का सेल होने का है, लेकिन निकाल रहे तो फिनिश गुड्स का, स्टॉक का, ठीक है। तो स्टॉक का मतलब वहां पर प्रॉफिट एलिमेंट नहीं आएगा। तो अगर मेरा सेलिंग यूनिट जिसमें प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बिका उसका कॉस्ट कितना है, जैसे 100 रुपए का गुड्स बिक गया, उसको मैंने 120 में बेचा, तो मुझे 120 लेने से तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और 100 लेने से मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट। मुझे ये लेना है, इसको बोलते, क्योंकि ये सेल हो गया, सोल्ड आउट, तो इसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब सीओजीएस कैसे निकालेंगे, अब ये तो मैन्युफैक्चरर का भी निकलेगा और ट्रेडर का भी निकलेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर अगर होगा तो कैसे निकलेगा, लिखो, हेडिंग करो मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के लिए सीओजीएस कैसे निकले, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है तो ये प्रोड्यूस करते हैं खुद से, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन करेंट ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये हो जाएगा हम लोग का सीओजीएस का फॉर्मूला फॉर मैन्युफैक्चरर। देखो, मैन्युफैक्चरर अगर ये फाइंड आउट करना चाहता है कि उसने जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट कितना है, तो पहले वो देखेगा उसने कहाँ से गुड्स बेचा, तो उसके पास ओपनिंग स्टॉक में गुड्स था वो बेच सकता है, और जो इसने इस बार प्रोड्यूस किया वो भी वो बेच सकता है। मतलब ये टोटल क्या हो जाता है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इतने मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का और ये करंट ईयर का, तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये हो गया। लेकिन हम लोगों ने देखा अभी इतना ही पड़ा, मान लो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था 1000 रुपीज का, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है मान लो 200 रुपीज का स्टॉक, तो बाकी कहाँ गया, इसका मतलब 800 मेरा क्या हो गया, सोल्ड आउट हो गया। और जो सोल्ड आउट हुआ उसका मैंने क्या निकाल लिया, कॉस्ट, क्योंकि देखो ये भी कॉस्ट में होता है ओपनिंग स्टॉक, ये भी गुड्स प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर, इसका भी हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट, क्योंकि प्रोड्यूस्ड है, प्रोड्यूस गुड्स का तो कॉस्ट ही निकलता है, उसको जब सोल्ड सेल करेंगे तब उसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड ऑन करते हैं ना। जब प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या ऐड करते हैं, रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ये सब ऐड करने से मुझे कॉस्ट ही मिलता है। और क्लोजिंग स्टॉक, ये स्टॉक तो हमेशा अपना कॉस्ट पे ही रहता है, तो सभी कॉस्ट एलिमेंट को माइनस करेंगे तो आंसर तो कॉस्ट में ही आएगा, ठीक है। आंसर तो प्रॉफिट वाला आएगा नहीं, तो ये ऐसे करके सीओजीएस निकलेगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो ऐसे निकालेगा, लेकिन अगर कोई ट्रेडर है तो वो कैसे निकालेगा, लिखो, ट्रेडर के लिए क्या होगा, ट्रेडर के केस में सीओजीएस कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा, ट्रेडर के केस में उसके लिए आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये उसका भी आएगा, ठीक है। लेकिन ये गुड्स प्रोड्यूस तो वो नहीं करेगा, फिर ट्रेडर क्या करता है, वो प्रोड्यूस नहीं करता है, वो परचेस करता है, ठीक है। ट्रेडर क्या करेगा, परचेस करेगा, तो लिखो परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, वो परचेस करता है। और जब परचेस करता है तो उसमें उसका क्या इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट
एक्सपेंस। यहाँ पर हम लोगों ने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हम लोग दिखाते हैं उसमें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह ऐड होके ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो मेरा गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ उसका कॉस्ट कितना है, उसमें हम लोग सारे खर्चे को ऐड करके करते, तो अलग से डायरेक्ट क्यों लिखे। लेकिन जब हम लोग किसी से खरीद के किसी और को बेचते हैं तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस अलग से हमें दिखाई देता है, ठीक है, तो हम लोग उसको ऐड ऑन करते हैं। समझ में आया ये वाला पॉइंट? हाँ, तो यहाँ पर हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, और क्या होगा, रिटर्न। यहाँ रिटर्न का कंसेप्ट है, खुद बनाते हैं तो रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न किसको करना है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है हम लोग सप्लायर को रिटर्न कर दिए तो लिखो परचेज रिटर्न, या फिर रिटर्न टू सप्लायर, एक ही बात, परचेज रिटर्न। और माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और परचेस ऑफ फिनिश गुड्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस परचेस रिटर्न, ये सबको मिला के होता है स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। ये सब टोटल करने सर, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इतना अवेलेबल था अभी इतना बचा हुआ है, तो इन दोनों का जो गैप है वही मेरा क्या हो गया है, सोल्ड आउट हो गया, ठीक है। और ये वाला माइनस करने से ये हमारा पूरा नेट आ जाएगा, ठीक है। अगर रिटर्न भी हम लोग माइनस कर ही देते, एडजस्ट कर देते, तो पूरा नेट स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में रिटर्न रहता है तो। अगर नहीं रहेगा तो नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर क्वेश्चन नहीं देगा तो नहीं यूज करेंगे। अच्छा, अब ये निकालो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या होगा। अभी तो हम लोगों ने सीओजीएस का मतलब लिखा, जो कि दोनों पार्टी के लिए हुआ, मैन्युफैक्चरर के लिए भी हुआ, ट्रेडर के लिए हुआ, लेकिन वहां पर रॉ मेटेरियल कंज्यूम सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए था, क्योंकि ट्रेडर तो मैन्युफैक्चर करता नहीं है तो उसके पास रॉ मेटेरियल नहीं रहता है। अभी हम लोग लिखेंगे एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ finished goods plus closing stock of finished goods divided by 2, ठीक है। इससे हमें मिल जाएगा एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, और एक पॉइंट हमें फाइंड आउट करने बोलता है इन्वेंट्री होल्डिंग, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ये हम लोग का फिनिश गुड्स का भी निकलता है, रॉ मेटेरियल का भी निकलता है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मतलब कितने दिन के गैप में या कितने मंथ के गैप में या फिर कितने वीक के गैप में, जो भी हो, हम लोग का गोडाउन से मेटेरियल या फिनिश गुड्स, ठीक है, वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे रॉ मेटेरियल अगर होगा तो वो फैक्ट्री में जाएगा, अगर फिनिश गुड्स का केस होगा तो फिर वो कस्टमर को सेल हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, ऊपर हमें लिखना पड़ेगा, अगर हम लोगों को डेज में निकालना होगा आंसर तो ऊपर लिखेंगे 365 डेज, या फिर स्लैश देके अगर हमें मंथ्स में निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे 12 मंथ्स, ठीक है। और अगर हमें वीकली निकालना होगा तो हमें लिखना पड़ेगा 52 वीक, क्योंकि 1 ईयर में क्या होता है 52 वीक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, नीचे आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जैसे कि देखो, मान लो कि ये हम लोग का 12, हम लोग मंथ में निकाल रहे 12 मंथ, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मान लो हम लोग का कैलकुलेट करके आया है 6, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, देखो क्यों यूनिट नहीं होता है, जैसे ये वाला फॉर्मूला ही ले लो या फिर ये वाला फॉर्मूला ले लो, ये जो रॉ मेटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा, रुपीज में आएगा आंसर, और ये एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल ये भी किस में आएगा, रुपीज में आएगा। दोनों रुपीज रुपीज कैंसिल होने से क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। रेशियो ऑलवेज यूनिटलेस होता है, रेशियो का कभी कोई भी यूनिट नहीं होता है। जैसे देखो, रेशियो तो पहला बात है सेम यूनिट के चीजों पे होता है, जैसे 5 किलो डिवाइडेड बाई 10 किलो, तो किलो किलो कैंसिल आउट। रेशियो जो है वो प्योरली यूनिटलेस एक जो है कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी यूनिट तो आएगा नहीं। अच्छा हाँ, हम जो बता रहे थे कि यहाँ पर 12 मंथ्स मान लो ये वाला आया, ठीक है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया मान लो 6, इसमें कोई यूनिट नहीं होगा, ये 6 आएगा, सपोज 6 आया, तो फिर यहाँ पर आंसर क्या हो गया 2 मंथ्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि 2 मंथ्स के गैप में हम लोगों का इन्वेंट्री जो है, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो चाहे रॉ मटेरियल, जो भी क्वेश्चन हमें देगा, उतने गैप में हमारा क्या है, गोडाउन से ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हमारे पास 2 मंथ्स करके होल्ड हो रहा है, उसके बाद वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मतलब ये होता है कितना दिन स्टॉक हमारे पास होल्ड में रह रहा है, ठीक है। तो मतलब उसका ऑपोजिटली बोले तो कितने टाइम बाद बाद वो जो है ट्रांसफर हो रहा है, तो कितना दिन करके रह रहा है, एक ही बात है।
तो वही होता है होल्डिंग पीरियड। ठीक है, अब कौन सा यूज करना है वो क्वेश्चन के डेटा के ऊपर देगा, कुछ नहीं बोलेगा तो तुम लोग को ऐसा ऑप्शन लेना चाहिए तीनों में से। मान लो कुछ भी नहीं बोला ताकि तुम लोग का राउंड में आंसर आए। ठीक है, मतलब मान लो ये ले लिया और पॉइंट में आ रहा है, लेकिन ये लेने से राउंड में आंसर आ रहा है, तो फिर मुझे यही लेना चाहिए। ठीक है, और बाकी अगर क्वेश्चन हमें स्पेसिफिकली कुछ बोल देगा कि भाई डेज में निकालो, मंथ में, वीक में, देन हम लोग क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन Question number 10. The following data are available in respect of material X for the year ended 31st March 2023. तो ये जो है मेटेरियल एक्स का डेटा दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक 90,000, परचेज दिया हुआ है मेटेरियल इतना, क्लोजिंग स्टॉक इतना दिया है। बोल रहा है कि कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कौन सा निकालना पड़ेगा, रॉ मेटेरियल वाला कि फिनिश गुड्स वाला? रॉ मेटेरियल, मेटेरियल एक्स का डेटा है तो फिर ये कौन सा निकालने बोला है, रॉ मेटेरियल वाला। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, मतलब इन्वेंट्री होल्डिंग, ये निकालना। ठीक है, ये दो क्वेश्चन। और कुछ नहीं। इलास्ट्रेशन 10। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ब्रैकेट में लिखो रॉ मेटेरियल वाला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, कंजम्पशन का टर्नओवर ही निकालना है, डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मेटेरियल स्टॉक या स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, जो भी लिखना चाहो। अच्छा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड निकालो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस परचेज। यहाँ पर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस रिटर्न कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल ये लिख देंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि तीन ही डेटा है और कुछ दिया भी नहीं था। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 90,000, परचेज 2,70,000। कितना है, माइनस 1,02,000। तो ये कितना आ रहा है, देख 270 माइनस 1,10,000, 2,50,000, 2,50,000। ये रुपीज में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया रॉ मेटेरियल कंज्यूम, रुपीज 2,50,000। और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये भी निकालना पड़ेगा। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करने से आ जाए। 1 लाख। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ओपनिंग था हम लोग का 90, क्लोजिंग 1,10,000, 2 लाख बाई 2, 1 लाख। 1 लाख हो गया। अब इसको लिखना पड़ेगा, फॉर्मूले के वहां पर लिखेंगे 1 लाख और आंसर निकालेंगे। यहाँ पर लिख दिया 1 लाख। तो डिवाइड करने से कितना आ रहा है,
हाँ, और इसका यूनिट होता है टाइम्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 2.5 टाइम, मतलब इतने बार टर्नओवर हो रहा है, तो इतने बार का मतलब टाइम्स हो गया इंग्लिश में, ठीक है, तो फिर इतना टाइम्स लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें और एक चीज भी पूछा है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, तो यहाँ पर निकाल के देखो, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ठीक है। अब देखते हैं कुछ बोला है स्पेसिफिकली, हाँ देखो बोला है नंबर ऑफ डेज, मतलब अभी कितना लेना पड़ेगा, 365, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और भी देख लेना, जैसे ईयर 2023 अगर लीप ईयर होगा, लेकिन तब ध्यान रखना है 366 लेना है, लेकिन ये वाला लीप ईयर नहीं है तो हम लोग फिर 360, हाँ, अगर देखो अगर डेज मतलब मैंने बोला ना राउंड में देखना है, जिसमें राउंड में आएगा वही ले सकते हो, बाकी कुछ भी ले सकते हो, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो तीनों में से कोई भी लिया जा सकता है, वीकली या फिर डेज या फिर मंथ, क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो हम लोग अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, और एजम्पशन दे सकते हो कि मैंने ये डेज में माना है या फिर मैंने ये वीकली माना है, ठीक है। अच्छा, ये डिवाइडेड बाई ITR मतलब 2.5 टाइम्स हो जाएगा 146। अच्छा, पूरा पूरा आ रहा है 146, आंसर क्या होगा, डेज, ठीक है, आंसर सिर्फ 146 लिखने से नहीं होगा, डेज लिखना पड़ेगा, मतलब 146 डेज के गैप में जो है रॉ मटेरियल ट्रांसफर होता है, मतलब गोडाउन से फैक्ट्री में जाता है 146 डेज के गैप में, मतलब होल्ड में कितने दिन रहता है फिर 146 डेज करके रहता है। अच्छा, ये वाला, ये भी सेम है, देखो बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ द टू आइटम्स एंड पुट फॉरवर्ड योर कमेंट ऑन देम। तो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने बोला है, और हमारे जो भी कंक्लूजन है वो बताना है, मतलब ये देख के हमारा कमेंट क्या होगा वो हमें बताना, ठीक है। इलस्ट्रेशन 11, ठीक है। अच्छा देखो, दो मेटेरियल है, एक है मेटेरियल ए, एक है मेटेरियल बी, तो यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल ए और इधर लिख दिया मेटेरियल बी, ठीक है। तो मेटेरियल का निकालना है, तो हमें निकालना क्या है, इन्वेंट्री, हाँ, टर्नओवर रेशियो इक्वल टू निकालना है रॉ मेटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय, हाँ, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर लिख लेते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये रॉ मेटेरियल कंज्यूम का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज, हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, वही तीन ही चीज दिया है, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये एवरेज होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ऐसे लिखने से आंसर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ इधर इधर इसके आसपास डेटा को पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अगेंस्ट में, जैसे मेटेरियल ए के लिए है 10,000 प्लस 52 माइनस 6, 10,000 प्लस 52 माइनस 6,000, और नीचे कितना आ जाएगा 10,000 प्लस 6,000 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, और इधर कितना आ जाएगा, मटेरियल बी का भी लिख लेते हैं साथ ही साथ, 9,000 27,000 माइनस 11,000, 9,000 27,000 और माइनस 11,000, और यहाँ पर 9,000 प्लस 11,000 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर पे हो जाएगा, देखो 10,000 और ये माइनस 6,000, 4,000, 4,000 और 52 मतलब 56 आ रहा है यहाँ पर ऊपर, और ये हो गया 10 और 6, 16, 16 बाई 2 करने से कितना हो जाएगा 8,000, रुपीज रुपीज कैंसिल आउट, हाँ बोलो। সেভেন না প্রথমটা? প্রথম এটা 7 টাইমস, এটা বলছো তো, হ্যাঁ হ্যাঁ। 7, 90,000 27, 27 माइनस 11 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 तो 26, 25 होगा, है ना, 25,000, और 9 प्लस 11 कितना हो जाएगा 10,
9 + 11 20 डिवाइडेड बाई 2 10,000। ठीक है, तो ये भी रुपीज रुपीज कैंसिल आउट, ये हम लोग का हो जाएगा 2.5 टाइम। ठीक है, अब हमें कमेंट करके बताना है। मतलब अब कमेंट कैसे कर पाओगे, अगर हमें इस बात का नॉलेज है कि हम लोगों ने ये क्या निकाला, अगर हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पढ़े जा रहे हैं तो ये नहीं लिख पाएंगे। तो तुम लोग मुझे बताओ कि इससे तुम लोग का क्या दिख रहा है कि दोनों में मतलब कंपेयर करके हमें बताना है। ठीक है, कि कौन सा मटेरियल का क्या कंडीशन है, बताओ। हाँ मतलब हाँ, मेटेरियल ए का जो मूवमेंट है वो ज्यादा है कंपेयर टू मेटेरियल बी। तो इसका मतलब मेटेरियल ए से जो प्रोडक्ट बन रहा है या फिर मेटेरियल ए का डिमांड जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो वही चीज हमें लिखना पड़ेगा, बस इसी को ही लिखना पड़ेगा। तो लिखो कमेंट। होल्डिंग पीरियड भी बोला है? अच्छा, होल्डिंग पीरियड नहीं बोला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बस वही बोला है, कमेंट देने बोला है। ठीक है, अच्छा तो लिखो मेटेरियल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट, पहले हम लोग लिखेंगे कि मेटेरियल टर्नओवर रेशियो हमें क्या इंडिकेट करता है, वो लैंग्वेज लिखना है। फिर यहाँ पर बोलेंगे कि इन दोनों मेटेरियल में क्या क्या मतलब डिफरेंसेस है, मतलब इसका क्या कंडीशन है, इसका क्या कंडीशन है। तो पहले लिखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स द एफिशिएंसी of management in which they are able to utilize their inventory। ठीक है, देखो ये मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि खरीद मटेरियल तो खुद चल के आया नहीं होगा, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है तो ही खरीदा होगा। ठीक है, तो अब डिपेंड कर रहा है कि उन्होंने खरीद तो लिया। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट को कितने एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं उसी के ऊपर उस मटेरियल का मूवमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे लिखना चाहिए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट इन विच दे आर एबल टू यूटिलाइज दिस इन्वेंट्री। अब ये दोनों में से दिख रहा है कि इसका इसके ऊपर वो ज्यादा एफिशिएंट है, तभी ये 7 टाइम्स है, लेकिन ये उतना एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहा है। अब रीजन कुछ भी हो लेकिन यूज तो नहीं हो रहा है ना, तभी ये इससे 2.5 दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है। ठीक है, अब लिखो इट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑफ नॉन और नॉन एग्जिस्टेंस। अच्छा, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऐसे ऑफ नॉन मूविंग कॉमा स्लो मूविंग कॉमा डोरमेंट आइटम टू इन्वेंट्री। डोरमेंट आइटम टू इन्वेंट्री बताते हैं ये क्या लिखा, और एक लाइन फिर से लिखेंगे। देखो यहाँ पर इट इंडिकेट्स, देखो इससे हमें ये पता चलता है, जैसे देखो ये कम मूवमेंट हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर किसी का आंसर मान लो 0 आ गया या फिर 1 आ गया या फिर बहुत ही कम आया, पॉइंट में आ गया, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल है उसका टाइप कैसा है। ठीक है, वो नॉन मूविंग है क्या, मतलब मूव करता ही नहीं है, तो फिर ये क्या आंसर आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मूव नहीं करेगा तो कहां पर 0 आएगा, ये तो आंसर जरूर आएगा, कुछ ना कुछ एवरेज स्टॉक तो कुछ ना कुछ आएगा ही, लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा, 0। देखो जैसे ओपनिंग स्टॉक में मेरे पास जितना था, मैंने जो परचेस किया माइनस क्लोजिंग स्टॉक करे, जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपए का ओपनिंग स्टॉक में था, परचेस भी किया 100 रुपए का। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक में भी मेरे पास 110 ही बचा हुआ है, मतलब ये स्टॉक क्या है, मूव करता ही नहीं है, मेरे पास जितना था उतना ही क्लोजिंग स्टॉक में है, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम इस प्रोडक्ट मतलब इस रॉ मटेरियल के लिए क्या हो जाएगा, 0। तो 0 बाई समथिंग जो भी डेटा क्यों ना है वो आंसर क्या होगा, 0, तो उसका मतलब वो क्या हो गया,
नॉन मूविंग वो मूव नहीं करता है, स्लो मूविंग। तब ये दोनों में देखो ये स्लो मूविंग दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, वो भी हम लोग पता कर पाते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियोज में। और डोरमेंट आइटम का मतलब जो है, जो काफी दिन से पड़ा हुआ है, मतलब वही नॉन मूविंग की तरह ही होता है। अब नॉन मूविंग का भी कैटेगरी होता है, मतलब अभी हाल फिलहाल में नॉन मूविंग हुआ है या बहुत ही पहले से पड़ा हुआ है, तो उसके लिए तो डेटा चेक करना पड़ेगा कि ये मेटेरियल जो नॉन मूविंग है वो हम लोगों ने कब खरीदा था। अगर काफी पुराना मेटेरियल है जो कि मूव हो ही नहीं रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डोरमेंट आइटम, ठीक है। मतलब पुराना मेटेरियल जो अब एकदम ही नॉन मूविंग हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये सब आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखो, इफ द रेशियो, इफ द रेशियो इज हाई, if the ratio is high, comma, the efficiency is said to be high, and on the other hand, if ratio low, the efficiency is low, the efficiency is low, ठीक है। तो ये तो देखो पहले पॉइंट को थोड़ा सा रिलेट कर दिया कि रेशियो अगर हाई है तो एफिशिएंसी अच्छा है मैनेजमेंट का, उस मटेरियल के ऊपर ग्रिप अच्छा है, ठीक है। और दूसरे तरफ अगर रेशियो लो है तो एफिशिएंसी उस मटेरियल के लिए मैनेजमेंट का क्या है, लो है, ठीक है। अच्छा, ऑन, अब ये तो देखो हम लोगों ने इन जनरल बोला, अब ए और बी के बीच का बताना है, ठीक है। ये तो इन जनरल लिखा है, ठीक है, कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से हमें क्या क्या पता चलता है। अब हम लोग लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या पता चला। तो लिखो, ऑन व्यू ऑफ द एबव वी कैन से दैट मटेरियल ए इज फास्ट मूविंग, ठीक है, देन मटेरियल बी, ठीक है, मटेरियल ए मटेरियल बी से फास्ट मूविंग है, एंड ऑल्सो कैन से material A used better than material B. material A से B से material A का यूज जो है वो ज्यादा बेटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करने में तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, आंसर निकाल मेन कमेंट में ही है, तो इसमें जो नंबर रहेगा वो कमेंट में ही ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये निकालने में कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना रहेगा, हार्डली 1 1 2 मार्क्स रहेगा, बाकी इसमें मान लो 3 मार्क्स अगर रहा, तो ये पूरा अच्छे से लिखने से तो ही हमें मार्क्स मिलेगा। पहले इन जनरल लिखना पड़ेगा कि हमें क्या पता चलता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से, फिर फॉर दिस क्वेश्चन क्या कंडीशन है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। एज इट इज ऐसा लिखना है ऐसा बात नहीं है, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट कंसेप्ट ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो हुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो लिखो, बताते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, हाँ लिखो, कौन से बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ पर 4 पॉइंट्स हमें लिखने हैं। पहला लिखो एबीसी एनालिसिस, ए बी सी एनालिसिस, फिर यहाँ पर लिखो फास्ट, कॉमा, स्लो एंड नॉन मूविंग, ब्रैकेट में एफ एस एन, जिसे एफ एस एन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट लिखो वाइटल, एसेंशियल, कॉमा, डिजायरेबल, ब्रैकेट में लिखो वेट, पीई डी,
हाई, मीडियम, लो, HML, HML। अच्छा, तो ये इस पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिख लो, एबीसी के नीचे लिख दो, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। इसके नीचे लिखो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। वेद वाले में लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। और ये लास्ट जो HML है उसके नीचे लिखो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, देखो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन्वेंट्री को कैसे हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग मेथड्स है, ये सारे मेथड्स को फॉलो करके हम लोग अपने इन्वेंट्री को कंट्रोल में रख सकते हैं। पहला है एबीसी एनालिसिस। तो एबीसी एनालिसिस में लिखा है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब समझते हैं, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, अभी डिटेल्स में भी लिखवाएंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये एक स्टोर है, ठीक है, स्टोर में अलग अलग तरीके का मेटेरियल रहेगा, ठीक है, अलग अलग तरीके का मेटेरियल रहेगा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटेरियल है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटेरियल है उसको मुझे क्या मानना है, ए, ठीक है। और जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो मेटेरियल होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे, ए, ठीक है। अच्छा, मेरे लिए जो रॉ मेटेरियल मॉडरेटली इंपॉर्टेंट होगा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, बी, बी कैटेगरी में देंगे। और जो लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ठीक है। तो हमें वो तो देखो हमारा क्या बिजनेस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडरेटली इंपॉर्टेंट क्या है, लेस इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अब देखो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा हमारा मोस्ट, जैसे देखो ए को हम लोग हमेशा यहाँ पर क्या बोलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसको हम लोग ए कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। अच्छा, कैसे समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो जो आइटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो बोलो वो महंगा भी होगा, और अगर कोई चीज महंगा है तो वो क्वांटिटी में क्या होगा, कम होगा हमारे पास। ये देखो जैसे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी बोला है ना, तो वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्वांटिटी, वैल्यू मतलब प्राइस, उसके बेसिस पे हमें उसका इंपॉर्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जो महंगा चीज होगा उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होगा। अगर कोई चीज महंगा है तो ऑब्वियसली वो क्वांटिटी में बाकी सारी चीजों से हमारे पास कम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो लेस नंबर ऑफ आइटम्स, ए आइटम्स हमारे पास काफी कम होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से 10%, ये कोई फिक्स नहीं है, हम बोल रहे 10% की जगह तुम लोग 2%, 5% कुछ भी लिख सकते हो अपने एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फिर बट द वैल्यू ऑफ दिस आइटम इज वेरी हाई, ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या है, वेरी हाई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से 70%, मतलब महंगा है, ठीक है, वैल्यू का मतलब क्या हो गया, महंगा है, ठीक है, क्वांटिटी में कम है लेकिन महंगा है। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल आइटम। अब क्रिटिकल आइटम क्यों है,
महंगा है तो मेंटेनेंस भी तो ज्यादा होगा, उसका ध्यान भी तो ज्यादा रखना पड़ेगा। तो अगर महंगा चीज है तो फिर ये क्रिटिकल आइटम होगा, इसका मेंटेनेंस भी हमारा हाई। ठीक है। अच्छा, अब बी लिखो। बी केस में है मॉडरेटली इंपॉर्टेंट। मॉडरेटली इंपॉर्टेंट में लिखो नंबर ऑफ आइटम्स विल इंक्रीज। नंबर ऑफ आइटम या फिर आइटम्स विल इंक्रीज का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए कैटेगरी से यहाँ पर आइटम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम। तो ये 10% लिखा था तो इसको तुम लोग लिख लो 20%। ठीक है। ये हो सकता है कि ये 10% है तो ये कम से कम 20% हो सकता है। कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन हमेशा ये कम होगा, ये उससे ज्यादा होगा। ठीक है। और वैल्यू भी क्या होगा, ना ज्यादा ना कम। ठीक है। हाँ, मॉडरेट रहेगा। एवरेज या मॉडरेट, वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट टू एवरेज आइटम से 20%। ठीक है। मान लो इसका वैल्यूएशन अगर करेंगे तो कितना वैल्यूएशन होगा, इससे कम होगा। ठीक है। ये 70% लिखा था, इसको मैंने लिख दिया है 20%। ठीक है। और सी सी में लिखो लेस इंपॉर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट में पहला पॉइंट, नंबर ऑफ आइटम इज मोर, बहुत ज्यादा होगा से 70%। देखो मैंने यहाँ पर पूरा 100% पूरा करके दिखाया, तुम लोग को भी एग्जाम्पल वैसे लेना है 100। जैसे ये 10% लिखा, ये 20% लिखा और ये मैंने 70% लिखा, तो टोटल कितना हो गया 100%। तो एग्जाम्पल ऐसे लेना है कि वो 100% बन जाए। नंबर ऑफ आइटम्स मोर। ठीक है। और वैल्यू बहुत ही कम होगा। ठीक है। हाँ, वैल्यू इज से 10%। ये एग्जाम्पल पे 10% लेंगे क्योंकि इधर 70 लिया, इधर 20 लिया, तो इधर 10 लेना पड़ेगा। 10% ऑफ टोटल आइटम। 10% ऑफ टोटल आइटम, नॉट वेरी हाई। ठीक है। बहुत ही कम, सबसे सस्ता सी ही होगा। सी वाला आइटम सबसे सस्ता होगा और क्वांटिटी में भी ज्यादा होगा। बी वाला आइटम ना सस्ता ना महंगा, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। और ए वाला आइटम जो है वो सबसे महंगा है लेकिन क्वांटिटी में हमारे पास सबसे कम रहेगा। ठीक है। ऐसे कैटेगरी में डिवाइड करके हम लोग अपना इन्वेंट्री का कंट्रोलिंग रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग, ये वाला लिखो। फास्ट, कॉमा, स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स। पहला पॉइंट, इट इज प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग material on the basis of on the basis of their movement for a specific period। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग मटेरियल। यहाँ पर हम लोग मटेरियल को कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, बोल रहा है कि इनके मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करके हम लोग यहाँ पर मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे तीन तरीके से, एक फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखो ए फॉर होगा फास्ट मूविंग, एस फॉर होता है स्लो मूविंग और एन फॉर होगा नॉन मूविंग। नॉन मूविंग। ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट में लिख लिया। थर्ड पॉइंट में लिखो डिवाइड एज देयर कंजम्पशन पैटर्न।
कंजम्पशन पैटर्न, देखो कंजम्पशन के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा कि वो स्लो मूविंग, क्योंकि हम लोग तो मेटेरियल का बात कर रहे हैं, तो मेटेरियल स्लो मूव कर रहा है कि कम मूव कर रहा है, या फिर मूव नहीं कर रहा है, या फिर बहुत जल्दी मूव कर रहा है, वो कैसे पता चलता है? उसके कंजम्पशन पैटर्न से। ठीक है, तो कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर डिपेंड करके ही एफएसएन को जो है हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब लिखो हायर द स्टे ऑफ मेटेरियल इन स्टॉक, देन मूवमेंट विल बी, बोलो मूवमेंट फिर क्या होगा? हायर द स्टे ऑफ मेटेरियल इन स्टॉक, स्टॉक में अगर ज्यादा देर रह रहा है तो मूवमेंट क्या है? स्लो, मूवमेंट विल बी स्लो। और लास्ट पॉइंट इसका फिफ्थ नंबर में, दिस हेल्प टू स्टोर कीपर और परचेजर, या फिर परचेज डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, और परचेज डिपार्टमेंट टू कीप फास्ट मूविंग आइटम always available and take necessary steps to dispose of the non-moving item. Dispose of the non-moving item. ठीक है, तो ये लास्ट लाइन क्या बोल रहा है? देखो, स्टोर कीपर को ही पता होता है, ठीक है, स्टोर में ही मटेरियल रहता है, तो स्टोर कीपर या परचेज डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि कौन सा फास्ट मूविंग है। देखो, स्टोर वाले को तो पता चलेगा, वो जाके स्टोर में देखेगा कि कौन सा मटेरियल कब खरीदा गया था, कितने दिन तक वो पड़ा हुआ है, तो उससे उसे पता चल जाएगा कि ये कितना बार मूव कर रहा है। और परचेज डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा? उसके पास परचेज रिक्वेस्ट आता है, तो किस टाइप का मटेरियल का परचेज रिक्वेस्ट बार बार आता है? जिसका बार बार आता है वो हाई मूविंग होगा, जिसका आता ही नहीं है वो क्या है? नॉन मूविंग। और जो कभी कभार आता है वो क्या हो गया? स्लो मूविंग। तो इससे देखो इनको क्या करना चाहिए, देखो जो मटेरियल मेरा जरूरत ही नहीं है उसको अगर हम रखेंगे तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, तो उससे मुझे क्या कर देना चाहिए? डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए नॉन मूविंग आइटम को, ताकि हम कैरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। अगर मुझे उसका जरूरत ही नहीं है तो फिर स्क्रैप या किसी भी तरीके से उसको हटाओ। ठीक है, अगर स्क्रैप के भाव में भी बिक जाएगा तो बेच दो। ठीक है, कॉस्ट नहीं रिकवर हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन रखने का तो खर्चा लगेगा ना। अगर हम लोग सोचेंगे कि कभी यूज होगा, बात सही है, अगर कभी यूज हुआ, लेकिन अगर हुआ ही नहीं तो फिर क्या होगा? मेरा कैरिंग कॉस्ट तो लगता ही जाएगा कंटिन्यूअस, तो उसे मुझे डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। तो वो एक डिसीजन लेने में हेल्प होता है। तो इस कैटेगरी में भी हम लोग मटेरियल को देख सकते हैं। और नेक्स्ट देखो ये वाला वीईडी, वेद एनालिसिस, देखो इसमें क्या हो, लिखो वीईडी एनालिसिस, it is used for control of spare parts। जो स्पेयर पार्ट्स होता है ना, स्पेयर पार्ट्स का जो स्टॉक होता है उसके ऊपर ये वाला एनालिसिस अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें वी का मतलब तो हमें पता है वाइटल, और वाइटल का मतलब यहाँ पर क्या है देखो, द स्पेयर्स कॉमा स्टॉक आउट ऑफ विच इवन फॉर सम item will stop the production, comma, and stock out cost is very high।
स्टॉक आउट कॉस्ट इज वेरी हाई। देखो ये वाला क्या लिखा है मैंने, द स्पेयर्स मतलब ऐसे स्पेयर पार्ट्स स्टॉक आउट ऑफ विच एवर फॉर सम आइटम विल स्टॉप द प्रोडक्शन, मतलब ऐसा स्पेयर पार्ट्स जो अगर हमारे पास स्टॉक आउट हो जाता है तो हम लोग का प्रोडक्शन ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एंड स्टॉक आउट कॉस्ट इज वेरी हाई। अब देखो प्रोडक्शन बंद होगा तो मेरा तो लॉस होगा, ठीक है, तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, मतलब वाइटल आइटम, जैसे मान लो अगर घर पे नमक ही खत्म हो गया तो खाना ही नहीं बना सकते जब तक नमक नहीं, क्योंकि नमक एक वाइटल आइटम है, ठीक है। बाकी मसाला अगर कुछ कम बेसी भी हुआ तो चल जाएगा, लेकिन नमक तो क्या है, मतलब वाइटल आइटम है, नेसेसरी भी नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा, वाइटल आइटम, इसके बिना होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि नमक तो चाहिए बाकी कुछ हो या ना हो। तो यहाँ पर वही हो गया कि ऐसे स्पेयर पार्ट्स जिसके बिना प्रोडक्शन का काम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखो यहाँ पर, फॉर ए कार असेंबली कंपनी इंजन, इंजन इज ए वाइटल पार्ट, ठीक है। अगर इंजन ही स्टॉक आउट हो गया है तो कार असेंबली कंपनी, मतलब जो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंपनियों से लेके कार को असेंबल करके बना रही है, उनका कार असेंबलिंग का काम बंद हो जाएगा, क्योंकि इंजन नहीं होता है तो असेंबलिंग स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा अगर ऐसा प्रोडक्ट मेरे पास आउट हो गया, स्टॉक आउट, जिसके बिना हम काम शुरू नहीं कर सकते। इसके बाद ई फॉर एसेंशियल, इसका मतलब लिखो, एसेंशियल का मतलब लिखो, द spares or materials absence of which can't tolerate for more than few hours or a day and the of lost production cost of lost production, ठीक है, lost production is high and which is essential for production to continue are known as essential item। इसमें भी एग्जाम्पल लिख लो, टायर ऑफ ए कार असेंबली कंपनी, बता दो। देखो ये वाला बोल रहा है द स्पेयर्स और मटेरियल एब्सेंस ऑफ विच कांट टॉलरेट फॉर मोर देन फ्यू आवर्स और ए डे। अगर ये प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, ये एसेंशियल आइटम जो भी है वो अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोग कुछ टाइम रुक सकते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर कम से कम एक दिन तक रुक सकते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट प्रोडक्शन इज हाई, और अगर मतलब इसमें भी हमारा जो प्रोडक्शन लॉस होगा वो उसका कॉस्ट भी हाई है। एंड विच इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन टू कंटिन्यू, और वो आने पे ही हम लोग प्रोडक्शन को स्टार्ट कर पाएंगे, आर नोन एज द एसेंशियल आइटम, ठीक है। तो टायर जो है ऑफ ए कार असेंबली कंपनी, अब कार असेंबली कंपनी जैसे मैंने बोला अलग अलग कंपनी से अलग अलग पार्ट्स लेके कार को असेंबल करता है। अब जो टायर है इसके बिना ऐसा नहीं कि रुका जा ही नहीं सकता है, रुका जा सकता है लेकिन कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि काफी दिन, 1 मंथ भी नहीं आया तो प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा, उसमें हमारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं ये एसेंशियल है, ऑब्वियसली वाइटल नहीं है कि इसके बिना स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन एसेंशियल है। जैसे मान लो तुम लोग अगर कैलकुलेटर नहीं लेके आते हो क्लास में तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि क्लास नहीं कर पाओगे,
एसेंशियल तो है, लेकिन बिना कैलकुलेटर के भी क्लास कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर कॉपी ही नहीं लेके आए, मतलब जो एटलीस्ट लिखने वाला क्लास होता है, मान लो मेरे क्लास में कॉपी नहीं लाए, तो फिर कैसे होगा, मेरा क्लास तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो तुम लोग के लिए क्या हो गया, वाइटल आइटम, ठीक है। कॉपी तो लाना ही पड़ेगा, बिना कॉपी के नहीं क्लास होगा। लेकिन बाई चांस कैलकुलेटर नहीं भी लाते हो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग का हो गया एसेंशियल आइटम। लेकिन क्योंकि ये कैलकुलेटर भी तुम लोग का स्टडी का एक पार्ट है, तो ऐसा नहीं है कि डेली नहीं लाओगे, ठीक है। वो तुम लोग मोबाइल वाला यूज कर ले तो वो बात अलग है, लेकिन मान लो अगर मोबाइल वाला फैसिलिटी नहीं होता तो फिर लाना तो चाहिए था, ठीक है। तो वैसे ये एसेंशियल आइटम हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो यहाँ पर डिजायरेबल। डिजायरेबल डिजायरेबल आइटम का मतलब ऐसा होता है कि जिसका जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि अगर हम लोग उसका यूज करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। जैसे मान लो कार असेंबली कंपनी जो है, उसका वो कार में एसी लगवाना चाहती है। अब ये डिजायरेबल है, ना तो वाइटल है ना तो इसेंशियल है, ठीक है। वो अभी डिमांड है मार्केट में तो लोग लगवा रहे। पहले कौन सा कार में एसी लगता था, ऐसा तो बात नहीं था, ठीक है। और म्यूजिक प्लेयर वगैरह लगवा रहे, तो ये सब जो मतलब लग्जरियस टाइप फैसिलिटीज बोल सकते हैं हम लोग, अभी तो नॉर्मल बात हो गया है। लेकिन ये सब जरूरी नहीं है कि ये लगवाना, मतलब लगाने से ही कार बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब मार्केट डिमांड है तो लगाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या आइटम हो जाएगा, डिजायरेबल आइटम, ठीक है। तो लिखो इट इज, जैसे तुम लोग कोई भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि 1000 2000 रुपए का ही कैलकुलेटर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज दोज पार्ट्स which are needed but their absence for even a week or more also will not lead to stoppage of production, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है मैंने, it is those parts which are needed but their absence for even a week, अगर एक हफ्ते तक भी हमें ये सारे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे मार्केट में, और मोर ऑल्सो विल नॉट, और मोर एक हफ्ता या उससे ज्यादा, ऑल्सो विल नॉट लीड टू स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन, इससे प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, जब आएगा तब लगवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे एसी, म्यूजिक प्लेयर, हाँ, एक्सेट्रा लिख दो, फॉर ए कार असेंबली कम, कार असेंबली, ठीक है। ये सब डिजायरेबल आइटम। और जो है HML, हम लोग का नेक्स्ट जो बाकी है HML, हाई मीडियम और लो, ठीक है। अच्छा, अब ये हाई मीडियम लो कैसे डिसाइड किया गया है कि कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम है, कौन सा लो। लिखो HM, अच्छा ये सब हो गया है ना, लिख लियो या कुछ छूट गया है, देखो तो दिखा देती हूँ। अच्छा, लिखो हाई मीडियम लो में लिखो, अंडर दिस सिस्टम इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड, अंडर दिस सिस्टम inventory is classified on the basis of cost of an individual item, मतलब कॉस्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है। हाई मीडियम लो ये कॉस्ट के बेसिस पे डिवाइड होता है। अनलाइक
ABC analysis. When stock are classified on the basis of overall value of inventory, a range of cost is used to classify the stock item into range into 3 categories. High cost hyphen देके more priority for control, more priority for controlling. Medium cost, less priority for controlling, और low cost, lesser priority for controlling. तो देखो ये जो HML सिस्टम है, हाई मीडियम लो, ये मेनली जो है इसके रॉ मटेरियल के कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर जिसका हाई कॉस्ट होगा उस पे प्रायोरिटी कंट्रोलिंग का सबसे ज्यादा होगा। जैसे हमारे पास गोडाउन में मान लो जो स्टॉक है उसमें जो सबसे ज्यादा महंगा है उसको हम लोग सबसे ज्यादा संभाल के रखते हैं। अब बोलो पेन कैलकुलेटर में कौन सा ज्यादा संभालोगे? ऑब्वियसली कैलकुलेटर पे ज्यादा। पेन अगर देते हुए इधर से उधर गिर भी जाए हमें पता है कि कुछ होगा नहीं, लेकिन कैलकुलेटर अगर पास करोगे इधर से उधर तो बहुत ही ध्यान से करोगे क्योंकि पता है कि वो गिरेगा टूटेगा, तो वो महंगा है ऑब्वियसली पेन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का मोर प्रायोरिटी। जो जैसा होगा, जो महंगा होगा उस पर प्रायोरिटी ज्यादा जाएगा, जो मॉडरेटली महंगा होगा मतलब ज्यादा महंगा नहीं उस पर प्रायोरिटी थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा, और जो सबसे कम मतलब सस्ता वाला है उस पर हम लोग उतना उतना प्रायोरिटी देने का ये कंट्रोलिंग का जरूरत नहीं है। देखो क्या बोला है, अंडर दिस सिस्टम इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसका बेसिस क्या हो गया? कॉस्ट। ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल आइटम, हर एक आइटम का कॉस्ट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग उसे हाई मीडियम और लो में डिवाइड करेंगे, और वो कंट्रोलिंग बेसिस पे होता है कि जो महंगा है उस पर ज्यादा कंट्रोल करो, जो सस्ता है उस पर कम, और जो मॉडरेट है उस पर मॉडरेटली कंट्रोल रखो। अनलाइक एबीसी एनालिसिस, अब एबीसी एनालिसिस का बात क्यों है? वहां पर भी तो वैल्यू के हिसाब से होता है ना, लेकिन उसमें वैल्यू के साथ साथ और एक चीज भी ऐड होता है, क्वांटिटी। ठीक है, तो अनलाइक एबीसी एनालिसिस व्हेन स्टॉक आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी। ठीक है, तो ये एबीसी एनालिसिस के तरह पूरे वैल्यूएशन मतलब जितना रुपए का हमारे पास स्टॉक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ए रेंज ऑफ कॉस्ट इज यूज्ड टू क्लासिफाई द स्टॉक आइटम। अब देखो हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमारे लिए कौन सा महंगा होगा, कौन सा मॉडरेटली महंगा होगा, और कौन सा मतलब सस्ता होगा, लो होगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं रेंज ऑफ कॉस्ट इज यूज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मैनेजमेंट अपना एक रेंज लगा लेता है कि अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट अगर 5,000 रुपए से ऊपर का है तो हम उसे हाई कॉस्ट वाला मानेंगे। ठीक है, और अगर 1,000 से नीचे का है तो उसे लो मानेंगे, और इसके मिडिल वाले को हम उसे मीडियम मानेंगे। तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना रेंज डिसाइड कर सकता है, यूज टू क्लासिफाई द स्टॉक आइटम इनटू 3 कैटेगरी। ठीक है, अब ये सबसे जो है मेनली थ्योरी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक नॉलेज हमारा होना चाहिए, तो HML ये सबसे थ्योरी पूछा जाता है। ये जो भी हम लोगों ने पॉइंट अभी यहाँ पर डिस्कस किया, इन्वेंट्री कंट्रोल। अच्छा, अब चलो अब और एक प्रैक्टिकल टॉपिक करते हैं जो कि है मेटेरियल का कॉस्ट कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, परचेज प्राइस, तो यहाँ पर लिखो परचेज प्राइस। हमें मटेरियल का परचेज प्राइस कैसे डिसाइड करना चाहिए? तो परचेज प्राइस 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो जो हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है वो, और एक है पे तो कर रहे हैं बट क्या होगा, रिफंडेबल। ठीक है, बट रिफंडेबल। जैसे कि
जीएसटी के केस में होता है। जीएसटी में क्या मिल सकता है? हाँ इनपुट, हाँ इनपुट क्रेडिट अगर अवेलेबल है, ठीक है, अगर अवेलेबल है, हो भी सकता है अवेलेबल नहीं भी हो सकता है, तो पेड बट रिफंडेबल अगर है, जैसे कि जीएसटी, वो एक तरीके का हमारा परचेज प्राइस हुआ, और एक होता है जो कोई रिफंडेबल नहीं है, जो कि नॉर्मल परचेज प्राइस है, ठीक है। अब इस नॉर्मल परचेज प्राइस में क्या क्या आ सकता है? एक तो आता है परचेज प्राइस। परचेज प्राइस का मतलब एक प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो, ठीक है। इसके अलावा भी हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ सकता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, जैसे कि फ्रेट, ठीक है। अब देखो ये पे करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको पे किए बिना हम लोग गोडाउन तक अपने मटेरियल को ला ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेट इनवर्ड, और क्या लग सकता है? कैरेज, कैरेज इनवर्ड, ये भी हमें देना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग यूजेबल कंडीशन में मटेरियल को नहीं ला पाएंगे। दूसरा हो सकता है कार्टेज, कार्टेज मतलब वही भाड़ा लेके आने का, एक ही बात है। कैरेज इनवर्ड, कार्टेज, फ्रेट इनवर्ड, तीनों का मतलब लगभग एक ही है, ठीक है। फ्रेट मतलब भी भाड़ा ही होता है, ठीक है। रिटर्न करने से कार्टेज का प्राइस हाँ वो हो सकता है, जैसे कोई कंटेनर हम लोगों ने लिया सप्लायर से, अब कंटेनर सप्लायर ने बोला अगर ये कंटेनर को रिटर्न कर दोगे तो पैसा क्या करेंगे? वापस कर देंगे, ठीक है। ऐसे पहले होता था, जब ये कोल्ड ड्रिंक, जब ये प्लास्टिक बॉटल्स में नहीं आता था, तो जब वो कांच के बॉटल्स में आता था, तो फिर ग्लास बॉटल्स को क्या, उसका पैसा पहले ले लेता था, अब घर पे आके यूज कर ली, फिर उसको अगर रिटर्न कर देते थे, तो फिर क्या होता था, वो पैसा वो रिटर्न कर देता था। मतलब कांच का बॉटल अब घर ले जाके किसी के पास टूट गया, कोई नहीं आया, तो वो पैसा पहले ही ले लेता था। अब जब पैसा, मतलब जब रिफंड करने जाओगे बॉटल को, तो फिर वो उसका पैसा जो उसमें इंक्लूडेड था वो रिफंड कर देता, वैसे होता है, ठीक है। अगर रिफंड होगा तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब होगा पैकिंग। अगर कुछ पैकिंग करके हमें लेना पड़े, हम लोगों ने जो मटेरियल लिया उस पे एक पैकिंग का जरूरत है। पैकिंग मतलब प्राइमरी, कोई मतलब एट्रैक्टिव बनाने का पैकिंग का बात नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी पैकिंग मतलब जिसके बिना हम लोग प्रोडक्ट को लेके आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, वो पैकिंग, इसको प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं। इंश्योरेंस, अब मान लो हम लोगों ने मटेरियल पे जो स्टॉक खरीदा उस पे इंश्योरेंस करवा लिया है, ठीक है, तो वो भी हम लोग का ऐड होगा। कमीशन, अगर कोई कमीशन पे करना पड़ा है ये मटेरियल खरीदने के लिए, तो फिर कमीशन का खर्चा। अच्छा, और क्या हो सकता है? ब्रोकरेज, मान लो हम लोगों ने ब्रोकर के थ्रू से लिया, तो फिर ब्रोकरेज चार्जेस भी हो सकता है कि हमें पे करना पड़े। रोड टैक्स, ये भी आ सकता है, ठीक है, रोड टैक्स भी ऐड हो जाएगा अगर रोड टैक्स होगा। टोल टैक्स भी आएगा। हम्म, हाँ ठीक है। तो देखो लिस्ट तो काफी सारा हो सकता है, मैंने एक छोटा मोटा यहाँ पर लिखवा दिया है। अब लिस्ट तो हम लोग वो क्वेश्चन में जैसा रहेगा हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। लिस्ट का खत्म नहीं होगा, हम लोग जितना जो भी होगा वो लिख सकते हैं, जो भी हमारे, देखो इतना याद रखो, वो आइटम ऐड होगा, परचेज प्राइस तो होगा, वो तो कॉमन है, वो तो रहेगा ही उसमें, बाकी वो सारे आइटम ऐड होगा। जैसे देखो ये सप्लायर है, ठीक है, ये सप्लायर है, इनसे हम लोगों ने परचेस कर लिया, तो ये तो अपना एक परचेस प्राइस बताएंगे। अब ये मेरा गोडाउन है, ठीक है, ये मेरा गोडाउन है। अब जब तक हम मटेरियल को यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक मेरा जो है मटेरियल यूजेबल कंडीशन में नहीं आएगा। तो यहाँ परचेस प्राइस तो देंगे, कोई भी चीज परचेस करेंगे जिससे करेंगे उसको तो परचेस प्राइस तो देना, ये तो फिक्स्ड है। बाकी क्या ऐड होता है इसमें, कंफ्यूजन होता है सभी का, तो बाकी वो ऐड होगा। गोडाउन तक पहुंचने के पहले का जितना भी खर्चा है वो सारा ऐड होगा। अब वो तो पढ़ने से ही समझ जाओगे ना, जैसे रोड टैक्स, तो रोड टैक्स तो रोड में लग रहा है, तो वो तो गोडाउन में पहुंचने के पहले का है। टोल टैक्स है, ब्रोकरेज है, कमीशन है, ये सब दिए बिना हम लोग जो है मटेरियल को यूजेबल कंडीशन में नहीं ला सकते। तो ये जो भी खर्चा है यहाँ से यहाँ तक का, आपको वो पढ़ने से ही समझ में आएगा, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस में इंक्लूड होगा। और अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला कोई अवेलेबिलिटी है, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर रिफंडेबल है तो हम लोग का लेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ठीक है। देखो इसमें बोला है an invoice in respect of consignment of chemical A and B provides the following information। बोल रहा है कि A और B दो तरीके का केमिकल को कंसाइन किया गया है। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है पता है? एजेंट के थ्रू से सप्लाई करके अपना प्रोडक्ट को बेचना,
अब देखो इनवॉइस भेजा है, अब देखो क्या बोल रहा है, केमिकल ए कितना भेजा था 10,000 के जी @10 करके, यहाँ कैलकुलेट करके भी हमें दिया है, कितना प्राइस है 1 लाख। केमिकल बी कितना भेजा है 8,000 के जी 13 रुपीज करके, तो ये भी मल्टीप्लाई करके दिया होगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, क्रेडिट इज नॉट अलाउड, तो फिर ये डिडक्ट होगा कि नहीं, ये इंक्लूड होगा, क्योंकि क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ये तो मेरा खर्चा हो गया, पेड अमाउंट हो गया, पेड बट रिफंडेबल तो हुआ नहीं। अब रेलवे का फ्रेट दिया है, टोटल कॉस्ट हमें दिया है, तो सब तो दे दिया है, फिर हमें कैलकुलेट क्यों करना है बोलो। हम्म? देखो यहाँ पर हमें ए बी दोनों का निकालने बोला होगा। अच्छा देखते हैं नीचे क्वेश्चन क्या बोला। A shortage of 500 kg in chemical A and 320 kg in chemical B is noticed due to normal breakage। ठीक है, मतलब नॉर्मली वो जिस कंटेनर में जा रहा था उसमें कुछ ब्रेकेज हो गया होगा, तो 500 kg A और 320 kg B जो है वो लॉस्ट हो गया, इसीलिए शॉर्टेज दिख रहा है उतने का। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल। तो मुझे यहाँ पर दिया हुआ तो है, लेकिन क्या ईच केमिकल दिया हुआ है, कंबाइनली दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो मुझे क्या कैलकुलेट करके देना है, अगर इतना इतना मेरा लॉस हो गया, आप बताओ कि मेरा रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल कितना होगा, एज्यूमिंग ए प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डिटोरिएशन। बोल रहा है कि आगे जाके और भी डिटोरिएट हो सकता है, क्योंकि केमिकल है ना, तो वो हो सकता है कि खोल देने के बाद वो तो इवापोरेट हो रहा है, तो उसमें धीरे धीरे कमी दिखने लगेगा कि वो कम होते जा रहा है, डिटोरिएट होते जा रहा है। तो बोल रहा है कि ये बताओ फिर हमारा रेट पर केजी कितना करके पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें परचेज प्राइस पर केजी करके दिया है, लेकिन हम लोग अपना परचेज प्राइस कैसे निकालेंगे, क्या सिर्फ ये 10 और 13 ही हमारा पर केजी होगा, नहीं, उसमें तो ये सब खर्चा भी तो ऐड होना चाहिए। तो सारी चीजों को एडवाइड करने के बाद और सभी नॉर्मल लॉसेस को एडजस्ट करने के बाद ये बताना है कि हम लोग का दोनों केमिकल का कॉस्ट पर केजी कितना होने वाला। ठीक है, ये कैलकुलेट करके बता। तो लिखो केमिकल ए और केमिकल बी और पर्टिकुलर्स। इलस्ट्रेशन 1, केमिकल ए, केमिकल बी। अच्छा सबसे पहले क्या जाएगा, परचेज प्राइस। ठीक है, सबसे पहले क्या जाता है, परचेज प्राइस। पहले तो जाके किसी ना कोई पर्टिकुलर शॉप में जाएंगे, पहले जो रिक्वायर्ड आइटम है उसका प्राइस पूछेंगे, उसके बाद वो हमारे गोडाउन तक कैसे पहुंचेगा उसका खर्चा अलग। तो सबसे पहले तो परचेज प्राइस वही वाइटल होता है, बाकी तो लगेगा जो खर्चा लगना है। परचेज प्राइस कितना होगा बोलो, 10,000 इंटू 10 दिया हुआ है 1 लाख और 1 लाख 4, यहाँ से देख के ही हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका है 1 लाख, इसका है 1 लाख 4। अच्छा अब इसके बाद कौन सा ऐड होना चाहिए, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ऐड हो जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी @10%। अब देखो 10% क्या बोला है, 10%। अब देखो यहाँ पर 10% कैसे निकाला होगा, इन दोनों का टोटल देखो कितना हो रहा था 2 लाख। हाँ, इस पे 10% लगा होगा, मतलब इसी परचेज प्राइस पे हमें क्या लगाना है 10% इस पे 10% इंडिविजुअली लगाओगे, इस पे 10% इंडिविजुअली लगाओगे, क्योंकि हम लोग दोनों प्रोडक्ट का इंडिविजुअली निकाल रहे हैं ना। तो फिर करो 10% कितना होगा, यहाँ 10,000 और यहाँ पर 10,000। ठीक है, ये हो गया कस्टम ड्यूटी। अच्छा और क्या खर्चा लगा था कस्टम के अलावा, रेलवे फ्रेट। ठीक है, ये कंबाइनली दिया हुआ है, इसको कैसे निकालेंगे, तो लिखो रेलवे फ्रेट। अच्छा अब फ्रेट नॉर्मली कैसे लगता है बोलो, फ्रेट जो है ना, रेलवे फ्रेट मतलब जो प्रोडक्ट आया है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम क्या था, रेलवे था। अब रेल में जो वेंडर डब्बा होता है वहां पर कैसे लिया जाता है, जितना जगह लेगा जो आइटम है, वो जितना जगह जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा ना, उसके ऊपर जो है भाड़ा डिसाइड होता है। ठीक है,
तो हमें क्या लेना पड़ेगा, क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो ट्रक में भी ट्रांसपोर्ट होके जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है तो भी वो कितना जगह ले रहा है, कितना स्क्वायर फीट जगह ले रहा है, उसके बेसिस पे भाड़ा लगता है। ठीक है, कभी भी कोई ट्रांसपोर्टेशन मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट के सामने से गुजरोगे तो देखना वहां अगर बोर्ड लगा हुआ है ना कि कितना भाड़ा है, तो वो स्क्वायर फीट के हिसाब से ही लिखा हुआ रहता है कि ट्रक में आपका सामान रखने के बाद जितना स्क्वायर फीट जगह ऑक्यूपाई होगा उसके बेसिस पे भाड़ा डिसाइड होता है। तो वो ट्रेन में भी वैसे ही होता है। तो ये देखो 384, तो अब देखो ये था 10,000 kg, ये 8,000 kg, तो इसमें भाड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा। ठीक है, तो रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी रेशियो में निकालेंगे। 10:8 यानी 5:4 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप कैसे निकालेंगे, ये देखो टोटल है 3840, तो 3840 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3840 इंटू 10/18 और 3840 इंटू 8/18, देखो कितना आ रहा है। 3840 इंटू 10/18, 2133 आ रहा है। ठीक है, ये वाला आ रहा है 2133 और 1707। अच्छा 1707। ठीक है, ये हो गया। अच्छा और कोई खर्चा था नहीं, ये पहले टोटल करने, इतना खर्चा करने के बाद हमारे पास आके पहुंच गया था ये जो स्टॉक था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट। तो हमारे पास कितना खर्चा हुआ देखो, 1,10,000, ये कितना हो जाएगा 1,00,000, हाँ 1,12,133, और इधर का ऐड करो कितना होगा, 1,16,107, ये टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमें कैलकुलेट करके देना है कॉस्ट पर केजी। ठीक है, अब मुझे बोलो कॉस्ट पर केजी कैसे निकालोगी, ये जो खर्चा हुआ ये कितने क्वांटिटी के लिए हुआ। हाँ, लेकिन 10,000 8,000 तो हमारे पास रिसिप्ट नहीं हुआ ना, रिसिप्ट कितना हुआ 500, उसमें कम होगा ए के केस में, और 320 कम होगा बी के केस में, तो हमारे पास आके पहुंचा है कितना, वो माइनस करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो और प्रोविजन भी लगाना पड़ेगा। तो देखो एक वर्किंग नोट बना के कर लेते हैं, यहाँ जगह छोड़ देते, इतने जगह में आंसर हो जाएगा। पीछे हम करते हैं एक वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट किस बात का कर रहे हैं कि हमें ये निकालना है कि एक्चुअली हमारे पास कितना क्वांटिटी आके पहुंचा है। ठीक है, तो केमिकल ए और केमिकल बी, तो क्वांटिटी परचेज केजी में। ठीक है, क्वेश्चन केजी में है, तो 10,000 केजी परचेज किया और 8,000 केजी परचेज किया, लेकिन शॉर्टेज हुआ, शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा 500, और ये था 320। अगर ये एबनॉर्मल लॉस होता तो लेकिन माइनस नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, नॉर्मल लॉस हम लोग कस्टमर पे चार्ज कर सकते हैं। तो देखो इसका, देखो पहले मेरा यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या होगा, जैसे मेरा इसका कॉस्ट कितना आया था 1,12,133, हम तुम लोग को दिखाते हैं 1,12,133। अगर मेरा कोई भी लॉस नहीं होता, 10,000 केजी का 10,000 केजी मेरे पास आके पहुंच जाता, तो बोलो मेरा कॉस्ट पर यूनिट कितना होता, 1,12,133 डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है 10,000। अच्छा 11.2133 होता। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 500 कम हो गया, तो हम बोल रहे हैं 10,000 से 500 कम कर देते हैं, 9,500 मेरे पास अवेलेबल है। तो लेकिन मेरा खर्चा थोड़ी ना कम हुआ, खर्चा तो मेरा जो हो गया है वो हो गया है। अब हम, मुझे अगर कॉस्ट पर केजी निकालना है तो मुझे इससे कितना डिवाइड करना पड़ेगा, 9,500 अब करके देखो, 1,12,133 डिवाइडेड बाय 9,500। ठीक है, तो कितना आ गया 11 पॉइंट, देखो महंगा हो गया 11.80। क्यों महंगा हो गया, प्राइस उतना ही है, क्वांटिटी कमते जा रहा है, तो महंगा तो होगा ही। तो ये तभी महंगा कर सकते हैं अगर ये नॉर्मल लॉस था, तो ही हम लोग कस्टमर पे चार्ज करें। कस्टमर पे चार्ज करने का मतलब महंगा हो रहा है तो क्या हुआ, इस पे प्रॉफिट लगा के बेच सकते हैं क्योंकि सभी ये करेंगे। लेकिन ये अगर एबनॉर्मल लॉस होता है, जैसे मान लो चोरी हो गया इसीलिए कम हो गया, तो अगर ये मेरा महंगा हो जाएगा तो मार्केट में बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि बाकी लोगों के केस में अगर ये नहीं हो रहा है, क्योंकि चोरी थोड़ी ना सभी का होगा, नॉर्मल लॉस तो सभी का होता है, चोरी सभी के लिए नहीं होगा। एक्सीडेंट हो गया ट्रक का या फिर ट्रेन का, उसमें मेरा लॉस्ट हो गया, तो वो तो सभी का नहीं होगा ना। तो उसके लिए अगर हम मेरा प्राइस बढ़ाएंगे, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ाएंगे, तो फिर वो कस्टमर को हम लोग बेच नहीं पाएंगे प्रॉफिट लगा के। तो अगर ये नॉर्मल लॉस है तो ही हम लोग माइनस करें, अगर ये एबनॉर्मल लॉस होता तो हमें माइनस नहीं करना चाहिए था। ठीक है,
तब माइनस नहीं होता। अब माइनस करके देखो पहले कितना आ रहा है, 500 और ये 680। अब यहाँ पर बोला है कि फ्यूचर में इस पे 2% का और भी प्रोविजन कर दो, 2% और भी डिटोरिएशन होगा, तो लेस करो प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन। @2% बोला है, ठीक है। अब 2% किस पे लगाओगे? हाँ लगाओ इस पे 109, क्योंकि बचे हुए अमाउंट पे ही तो प्रोविजन कर सकते हैं। मेरे पास जब 10,000 केजी है ही नहीं तो हम उस पे प्रोविजन बनाए कैसे? मेरे पास तो 9,000, जैसे तुम लोग डेटर का प्रोविजन करते हो तो बैड डेप्ट लेस करने के बाद ना प्रोविजन करते हो। अगर मुझे पता ही है कंफर्म कि ये मेरा बैड डेप्ट है तो उस पे प्रोविजन कैसे करेंगे? प्रोविजन तो उस पे करते हैं कि जिससे मुझे अभी पैसा नहीं मिला है, मिलेगा नहीं मिलेगा इसका मेरा डाउट है, तो उस पे हम प्रोविजन कर सकते हैं। अगर मेरा बैड डेप्ट का मतलब क्या, मुझे पता है इससे मुझे कभी पैसा मिलेगा नहीं, तो उस पर क्या प्रोविजन करना? उस पर प्रोविजन नहीं करना चाहिए। और इसका 2% कितना होगा? अब माइनस करने से 7526.4 और इधर वाला 9310, ठीक है। तो अब इससे डिवाइड कर देना है तुम लोग को इधर, ठीक है। इधर क्वांटिटी इतना लिखो, पॉइंट में ले सकते हो, और अगर राउंड करना चाहो तो राउंड कर, राउंड करने से राउंड में आंसर आएगा। ये देखो कॉस्ट पर केजी कैसे निकालेंगे। अच्छा पहले क्वांटिटी लिख ले, इसके नीचे पहले क्वांटिटी लिखो, क्वांटिटी ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1, पहला कितना आया 9310 और ये आया 7526.4 केजी, ठीक है। अगर राउंड में करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें आंसर थोड़ा सा अलग आएगा। रख सकते हो, देखो हमें ये केजी जो है हमारा पॉइंट में भी आ सकता है, आया है तुम लोग रख लेते, क्योंकि आया कैसे आंसर, बहुत सारा डेसिमल आया है क्या? अगर एक दो आए तो रख सकते हैं, सब रख सकते हो। देखो पॉइंट के बाद बहुत सारा डेटा होता है, देन कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर डिवाइड कर, इसको डिवाइड करेंगे ना इतने से इतने पे, कॉस्ट पर केजी 1,12,133 रुपीज पे हमें 9310 केजी मिल रहा है, तो कॉस्ट पर केजी, और यहाँ पर 116,107 पे 7526.4 केजी मिल रहा है, तो ये आ जाएगा रुपीज पर केजी। कितना आ रहा है? 15.4 के बाद और एक डेटा बोल दो 3, क्योंकि पॉइंट पैसे के घर पे हमारा 2 डिजिट होता है ना, तो फिर 2 लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो, वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 12.0 पर, अगर कोई सिर्फ 12 लिख देते हो तो भी ठीक है, अप्रोक्स लिख देना, अगर वैसे लिखते हो तो अप्रोक्स लिख देना, जैसे ये भी, ये सब भी शायद अप्रोक्स ही आया होगा डिवाइड करने, अप्रोक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा इलास्ट्रेशन 12 तुम लोग होमवर्क लिखो, ये वाला कर सकते हो, ये रॉ मटेरियल का प्राइस निकालने के लिए दिया है। ये देखो इफ द फॉलोइंग इनवॉइसेस आर रेज्ड, ये देखो यहाँ पर हमें बोला होगा कि डिटरमाइन द पेमेंट ऑफ जीएसटी और एनक्लोज्ड, करके देखो अगर होता है तो ठीक है। यहाँ पर जीएसटी वाला दिया है, ये वाला होमवर्क देते इलास्ट्रेशन। नहीं ट्रेड डिस्काउंट लेते हैं, ठीक है। अकाउंट्स में हम लोग कौन सा डिस्काउंट लेते हैं? ट्रेड लेस, ठीक है। कैश डिस्काउंट कंसीडर, हाँ वो सबको नहीं होता है, जो प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं ठीक है उनको होता है, मतलब अर्ली पेमेंट करते हैं उनको कैश डिस्काउंट मिलता है, वो सभी कस्टमर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए वो दिखता है, मार्केट में जाओगे तो तुम लोग को दिखेगा, जहां लिखा हुआ रहेगा डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, वो सभी के लिए है, वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। सिर्फ माइनस करके
क्योंकि वो तो सिर्फ वैल्यू को गिराता है, ठीक है, मतलब परचेज प्राइस से उस अमाउंट, हाँ उसका करते हैं, जो तुम लोग डिस्काउंट अलाउड लिखते हो ना पीएल में, वही वाला करते हैं। ठीक है, फिर आज इतने।